हेलो दोस्तों, क्या फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है। बेसिकली आज की वीडियो हमारी साइंस की होने वाली है और यहाँ पर मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइन पे क्वेश्चन कह सकते हो। इसी में से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछे जाएंगे, है ना। यानी अतिलघुत्री वन लाइनर कह लीजिए या फिर आप बहुविकल्पी कह लीजिए, मतलब इन्हीं में से काफ़ी सारे प्रश्न आपके पूछे इसी तरह के पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका अगर रख लेगी बोल दिया गया, मान लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया गया कि सुपरनोवा का अन्य नाम क्या होता है, तो आपको अगर 4 ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। सुपरनोवा तारे का अन्य नाम क्या होता है या फिर सुपरनोवा का अन्य नाम क्या होता है, वहाँ अगर आपको ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। तमाम तारों के नाम आपको दे दिए गए, 4 तारों के नाम आपको दे दिए गए, उसी में से अगर आपका अभिनव तारा है तो भैया राइट आंसर आपका इसी पे टिक करोगे, है ना। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तब कभी ना कभी तो आपने इसको पढ़ा ही होगा। दूसरा टाइप कैसे बन सकता है, दूसरा टाइप ऐसे भी बन सकता है, अतिलघुत्री में भी बन सकता है कि सुपरनोवा का अन्य नाम क्या। तो आप लोग उत्तर नंबर डाल करके, जैसे मान लीजिए उत्तर नंबर 6 हमारा होता है अतिलघुत्री, तो उत्तर अतिलघुत्री का 6 से स्टार्ट होता है, तो 6वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया कि सुपरनोवा का अन्य नाम क्या है, तो उत्तर में आप लोग को लिखोगे अभिनव तारा, ठीक है। इसी तरह से पूछा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 365.25 दिन का समय लगता है। पृथ्वी के किन्हीं 2 बाहरी भागों के नाम बताइए, तो इसमें आपका स्थल मंडल और जल मंडल ये आ जाता है। पृथ्वी के किन्हीं 2 बाहरी भागों के नाम। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि पृथ्वी का व्यास कितना है, तो 12,800 किलोमीटर उसका व्यास है। व्यास कितना है, 12,800 किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह का नाम लिखिए। सौर मंडल में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ये भी है, अपने आप में क्वेश्चन ये भी जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि सौर मंडल में सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम क्या है, तो बुध ग्रह है। और इसके अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2017 में क्वेश्चन पुटअप भी किया गया है। कब किया गया भाई साहब, 2017 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, यानी कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपका पूछा भी जा सकता है। इस वजह से इसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पर पहुँचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। यानी ये दूरी जो तय करता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट 18 सेकंड में ये दूरी तय कर लेता है। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति जो है सबसे पहले समुद्र में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई साहब, समुद्र में हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है का प्रक्षेपण जो है वो कब किया गया, तो 19 अप्रैल 1975 को ये किया गया था। दूसरा आपका चैप्टर बनता है मृदा तथा फसलें, यानी इससे अगर आपके कुछ भी प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो मैंने चुन के यहाँ पर टाइप किए हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि मिट्टी पटल किस आकार का कूड़ काटता है। जो मिट्टी पटल होता है, मिट्टी पटल में आपका हैरो कल्टीवेटर, ठीक है, कोई भी मिट्टी पटल यंत्र ले लीजिए आप, तो उसमें से आपका जो कूड़ काटता है वो आयताकार कूड़ काटता है। क्या काटता है, आयताकार कूड़ काटता है। ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। मेस्टन जो हल है, मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। तो मेस्टन हल का जो मुख्य कार्य होता है वो मिट्टी को ऊपर नीचे करना। क्या करना, मेस्टन हल का कार्य होता है मिट्टी को ऊपर नीचे करना, नीचे वाले मिट्टी को ऊपर करना, ऊपर वाले मिट्टी को नीचे करना, यही करते हुए चला जाता है। ये भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। फसलें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, तो फसलें आपके 3 प्रकार की होती हैं, जायद, खरीफ, रबी। इस टाइम कौन सी फसल बोई जा रही है या फिर काटी जा रही है, दोनों के नाम बताना। कौन सी कट गई है और कौन सी नई आने वाली है, तो उनका आपको नाम बताना। दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका नाम जरूर से जरूर बताइएगा, उम्मीद करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं धान की, चलिए मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। धान, तो धान जो है अभी लगने वाला है, उसकी बीज सैया तैयार हो रही है, बहुत से लोगों के तैयार हो गई है, बहुत से लोगों ने बीज सैया कर दी है। तो अगर हम बात करते हैं धान की, तो धान किस प्रकार की फसल है, ठीक है, कि फसल जो है वो किस प्रकार की है, खरीफ की है, रबी की है या फिर जायद की है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइएगा। अगर ये नहीं पता है तो भाई साहब फिर तो शर्म वाली बात है ना। कीटों में वर्ग पदार्थों का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, मेल पिगियन या से निषद कहते हैं, ये नलिका द्वारा होता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि फसल चक्र के कोई 2 लाभ बताना है। तो फसल चक्र के कोई 2 लाभ कौन कौन से होते हैं। पहला हो जाएगा मृदा की उर्वरता शक्ति स्थिर रहती है। दूसरा हो जाएगा फसलों के उत्पादन में कम लागत होता है, ये लागत कम होता है, ठीक है, ओके।
उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आलू के, जो आलू के पौधों को रोग से बचाने के लिए बोने से पहले धोते हैं। किससे धोते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट से, पोटेशियम परमैंगनेट से धोते हैं, है ना, परमैंगनेट से धोते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि दोमट मिट्टी में फसल उगाई जाती है, मक्का, धान, गेहूं आदि। मक्का, धान, गेहूं आदि की फसल जो है वो उगाई जाती है। दोमट मिट्टी में फसल उगाई जाती है किसकी? मक्का की, धान की, गेहूं की, ये उगाई जाती हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भाई साहब, कार्य एवं ऊर्जा से रिलेटेड से अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कार्य और ऊर्जा से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऊर्जा कौन सी, जो ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा कौन सी राशि है? तो ऊर्जा भाई साहब जो आपकी राशि में आती है वो अदिश राशि में आती है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। और कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध होता है? कार्य जो होता है और सामर्थ्य में क्या संबंध होता है? तो कार्य बराबर सामर्थ्य गुणे समय होता है। कार्य बराबर क्या होता है? सामर्थ्य गुणे समय होता है। एमकेएस पद्धति जो होती है में सामर्थ्य का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? तो जूल बटे सेकंड या फिर वाट होता है। जूल बटे सेकंड या फिर वाट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि कार्य कौन सी राशि है? तो कार्य की अगर हम राशि की बात करते हैं तो कार्य एक प्रकार की आपकी अदिश राशि होती है। ठीक है, कौन सी राशि मानी जाती है? ये आपकी अदिश राशि मानी जाती है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो एमकेएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर या फिर जूल होता है। न्यूटन मीटर या फिर जो, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है, वन लाइनर में आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। चाल किसे कहते हैं? तो चाल तो आपको पता ही है, कितनी बार चाल वाला चैप्टर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा आपका क्लास बाकी रहा होगा जिसमें ये चैप्टर ना रहा होगा। चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये तो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, है ना। एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है? एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ईंधन को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन को परिभाषित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यानी ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है, ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग उसमें प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, उसमें ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ये भी आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों 2015 में पुटअप किया गया, 2015 में क्वेश्चन ये पूछा भी गया था। ठीक है, अश्वशक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो सामर्थ्य का। अगला हो जाएगा नवीकरणीय व अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर लिखिए। तो इसके अंतर के बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, हालांकि यहाँ पर जितना दिया गया वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी इसके ऊपर नवीकरणीय अनवीकरणीय जो संपदा होती है, इसके मुख्य अंतर यानी डिफरेंट बिटवीन नवीकरणीय अनवीकरणीय है ना, इसके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो दे दूंगा, भले ही 4, 5, 6 मिनट जितना भी हो, उसके ऊपर मैं स्पेशली आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर कि नवीकरणीय जो संपदा होती है वो भविष्य में ना समाप्त होने वाली संपदा होती है, जबकि अनवीकरणीय संपदा जो होती है भविष्य में समाप्त होने वाली संपदा होती है। इसमें आपको एक ही डिफरेंट दिया गया है, मैं आपको काफ़ी सारे डिफरेंट के ऊपर मतलब इसके ऊपर एक स्पेशली वीडियो दे दूंगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य होता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर सेल द्वारा, आजकल तो बदला ही जा रहा है, ये चीज़ तो आपको पता ही है। पुनः प्राप्त होने वाला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी सौर ऊर्जा और ज्वार भाटा की ऊर्जा, ये पुनः प्राप्त करने वाली ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, यानी अनवीकरणीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अगला हमारे यहाँ पर हो जाएगा कि ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो भैया अगर बात करते हैं संवहन विधि द्वारा, तो ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। किस विधि द्वारा? तो भाई साहब संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, किस विधि द्वारा? तो संवहन विधि द्वारा होता है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 3.4। ठीक है, 3.4 तक मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो में और इसका मैं जितना सेकंड पार्ट है वो मैं दे दूंगा। बात करते हैं आप लोग यहाँ पर कि सरल मशीन होती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भैया सरल मशीन के बारे में, तो सरल मशीन क्या होती है? एक प्रकार की घिरनी होती है। घिरनी क्या होती है? सरल मशीन ही होती है। घिरनी क्या होती है? सरल मशीन ही होती है। चिमटा उदाहरण है, तृतीय श्रेणी का जो उत्तोलक होता है वो उदाहरण है चिमटे का। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक की अगर हम बात करेंगे, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के 2
उदाहरण लिखना है तो चिमटा व चाकू क्या हो जाएगा भाई साहब, चिमटा व चाकू हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि सरल मशीनें कितने प्रकार की होती है। सरल मशीन जो होती है वो 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक, लीवर, पेंच, झुका तल, घिरनी, पहिया, व्हील और धुरी एक्सल। जैसे ट्रैक्टरों में हर एक मतलब पहिए को चलाने के लिए एक्सल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ट्रैक्टर में आपका किया जाता है, गाड़ी मोटरों में किया जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की विशेषता बताइए, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की विशेषता कौन कौन सी हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इस प्रकार के उत्तोलक में आयास और भार के बीच आलम होता है। आयास और भार के बीच जो आलम होता है उसे ही कहते हैं, ठीक है। जैसे हैंडपंप और झूला, ठीक है, क्या हो गया, हैंडपंप और झूला हो गया। सरल मशीन किसे कहते हैं, तो सरल मशीन किसे कहते हैं। तो सरल मशीन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसे कहते हैं कि जिन युक्तियों को चलाने के लिए केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है, केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है, उसे क्या कहते हैं भाई साहब, उसे सरल मशीन कहते हैं। ठीक है, केवल एक ही बल का प्रयोग करना होता है इसमें। उसके बाद यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं, यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं, यानी कि भौतिकी और इंजीनियरिंग में किसी मैकेनिज्म द्वारा उत्पन्न बल तथा उस पर लगाए गए बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है, यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है ना। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना है। और इसका एक और पार्ट मैं लेके के आऊँगा जो कि पार्ट 2 होगा, और वो आप लोग देख लीजिएगा तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।